वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय ई पाठशाला। सो आज की वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था 4 पेपर्स थे, तो 4 पेपर के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 19 और 21 का पेपर एनालिसिस आपको बताया। सो एजुकेशन इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, यू शुड नो, इसमें 14 क्वेश्चन आपको दिएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन देंगे फर्स्ट सेम में, इसलिए आपको बता रही हूँ। बीएड में आपको 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 में से आपको 11 करना होते हैं। दैट मीन्स क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब 11 करना होता है, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है जो क्वेश्चन का आंसर है 100 से 150 शब्दों में करना है। ठीक है, इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग। ठीक है, मेरी राइटिंग तो मध्यम साइज़ की थी, मीडियम साइज़ की थी, सो एक पेज में ये आराम से आ जाता था। तो मैंने एक पेज को सिर्फ मैंने इसको एक पेज को एक आंसर को एक ही पेज में लिखा था। ठीक है, और ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, एंड आई एम दी टॉप 10 स्टूडेंट ऑफ इन यूनिवर्सिटी। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो आपको लिमिट जो है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे उनको काफ़ी को एटिकेटी वगैरह आई थी, बिकॉज उन्होंने कॉपियाँ बहुत ज़्यादा भर दी थी। आपको लिमिट दी हुई है 100 से 150 और आप 3-3 पेज भर रहे हैं, तो आपकी पूरे आंसर को कट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ समझाते हैं, उसकी परिभाषा लिखना है। तो जो एजुकेशन इन इंडिया का आप सिलेबस उठा के देख लो, जो डीएवीवी या कोई सी भी एग्ज़ाम होती है, कोई सा भी बोर्ड होता है, कौन सी भी यूनिवर्सिटी होती है, वो उनके सिलेबस, जो मेन सिलेबस होता है उसी का कंटेंट आपको समझाना है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, करिकुलम जो है उनका, उसी से डिसाइड होता है। तो क्वेश्चन पेपर भी उसी के बेस पे वो लोग निकालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस को कैप्चर कर लें क्वेश्चन पेपर में। ओके, सो जो उसके फर्स्ट यूनिट है उसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा ले लो, शिक्षा के कार्य ले लो। ठीक है, शिक्षा का महत्व ले लो, शिक्षा के उद्देश्य ले लो। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है उसके जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंफर्म वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के दर्शन तथा पाश्चात्य शिक्षा की समीक्षा के आधार पर शिक्षा के कार्य लिख लिए। तो यहाँ पे अपन को पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझना है, शिक्षा के कार्य लिखने की बात करिए। ठीक है, वो किसके आधार पे लिखना है? तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य शिक्षा की समीक्षा के आधार पर। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन के आधार पर अपन को भारत में जो शिक्षा के कार्य है उसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अभिकरण क्या होते हैं? इसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं, केवल ये आपको 3 लाइन में लिखना है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा है, शिक्षा में अनौपचारिक अभिकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शिक्षा के अभिकरण 3 होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ठीक है, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसका डिफरेंस भी अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज जब तक डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, जब तक हम कंपैरिजन के थ्रू नहीं पढ़ते हैं, तो हमको कंटेंट क्लियर नहीं होता है। ओके, और आजकल क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कंटेंट क्लियर है देन ओनली आप आंसर्स को लिख सकते हो। ओके, सो इसमें दिया है केवल शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की भूमिका। तो इट डजंट मीन आपको औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों आता है तो आप तीनों की भूमिका लिखो। ओके, भूमिका देना है तो भैया 10 पॉइंट दे दो, बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत तथा मूल्यों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये अधिकतर उठाता है। इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे आपको, बाकी देता यही है। ठीक है, फिर है, भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली को समझाइए। ये वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, ये जो है ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। मेघालय की शिक्षा नीति पर लेख लिखिए। इसमें जितनी भी शिक्षा नीति दी है, देखिए, इसमें आपको एनसीएफ हो गया, एनसीएफ करना है, रमसा करना है, जितने नाम बता रही हूँ उतना करना ही है ना। एनसीएफ हो गया, रमसा हो गया, मेघालय हो गया, और माध्यमिक शिक्षा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, जिसको हम कोठारी आयोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग है। इसको अभी आप उठा के पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखना। इतना डिफरेंस ही है, क्योंकि इन सभी के उद्देश्य एक ही हैं, कार्य ही है, महत्व एक है। इवन जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके उन लोगों ने अपने दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन सब की नीतियों पे। हालांकि मेघालय की शिक्षा नीति तो अलग ही है। मेघालय ने तो अंग्रेजी को प्रायोरिटी देते हुए किया था। ठीक है, मैं अपनी शिक्षा आयोग है उनकी बात कर रही हूँ। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन, इसका मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। 10 से 12 पॉइंट शायद उसमें मैंने मेंशन किए हैं। उतना लिख दो, उतना सफिशिएंट है, आपको पोथी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट है, वृत्ति क्या है? वृत्ति होता है एक प्रोफेशन। शिक्षक की वृत्तिक नैतिकता का वर्णन कीजिए। ठीक है,
देखो वृत्तिक नैतिकता एक्चुअल में नॉर्मली इसका आंसर इस टाइप से है, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगता है समझ नहीं आता है, पर उसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वृत्तिक नैतिकता ऐसा होता है कि आप एक शिक्षक हो, बट आपको इस जो टीचर है वो क्या करता है, मतलब जो डॉक्टर है वो तो खैर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है, ठीक है, बट जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, आगे का भविष्य बनाता है, ठीक है। कोई पंडित है तो वो आपको भविष्य बताता है, बट एक शिक्षक जो है वो क्या होता है, भविष्य को बनाता है। तो एक शिक्षक का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इवन वो एक थॉट है, किसने कहा था नाम याद नहीं है, बट एक थॉट था ये कि अगर आपको किसी देश को ध्वस्त करना है तो उससे युद्ध मत कीजिए, उसकी शिक्षा पर प्रहार कर दीजिए, बिकॉज शिक्षा जो है ना नींव हिला के रख देगी, क्योंकि शिक्षा उसका भविष्य है जो पीढ़ी पढ़ रही है। ओके, तो उसमें क्या नैतिकता होना चाहिए, आपको शिक्षक एज ए जॉब उसको नहीं करना चाहिए, तो उसमें क्या नैतिकता होना चाहिए, क्या एथिक्स होती है, क्या वैल्यूज़ होती है, ये सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है शिक्षक की जवाबदेही विद्यार्थियों, समाज व राष्ट्र के प्रति स्पष्ट कीजिए। ये भी उसको घुमा दिया है, शिक्षक की क्या जवाब देती है, शिक्षक की क्या अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड जो है वो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उनने उस अकाउंटेबिलिटी को उठा के एक क्वेश्चन बना दिया है। देन नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के समान उद्देश्य बताइए। ये तो आपसे पूछेंगे ही क्योंकि ये बीएड है, बीएड जो है माध्यमिक स्तर का है। द नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में असफलता के क्या कारण रहे हैं, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग वगैरह आप पढ़ लीजिए, उसका आप समझ में आएगा कि उसकी असफलता क्यों रहे, तो क्या कारण रहे। फिर ये देखिए आ गया एनसीएफ 2005 हो गया, रमसा हो गया, इनको पढ़ लेना, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के उद्देश्य व कार्य बताते हुए उनके द्वारा दिए गए सुझाव का वर्णन कीजिए। अब अध्यापक शिक्षा आ रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए एनसीटी, ठीक है, तो एनसीटी के कार्य उद्देश्य जो है वही तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के उद्देश्य कार्य आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवारत शिक्षा की कौन कौन समस्या होती है, ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, इन सर्विस होता है और एक्स सर्विस होता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। एक्चुअल में कंटेंट डिफ़िकल्ट नहीं होता है, जब उन्हें पढ़ते ही नहीं है वर्ड्स को तो हमको एकदम से लगता है ये क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम के पहले जो जितना भी सिलेबस है, जितना भी कॉपी है, जो भी आप यूज़ करते हो, एक बार उसको बस पढ़ लो, याद नहीं करना है, बस पढ़ लो तो एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअल में सब चीज़ें बहुत आसान होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की सशक्त साधन कही जाती है। ये उन्हें पूछ लिया आपके लॉजिकली, ठीक है, आप क्या सोचते हो, तो स्वतंत्रता उपरांत भारतीय समाज में आए किन्हीं 5 महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन को लिखिए। क्लियर है। फिर है वैदिक शिक्षा व बौद्ध शिक्षा में समानता व असमानता बताते हुए वैदिक शिक्षा व बौद्ध शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता। ये उपादेयता वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उसने लॉजिकली पूछ लिया, ठीक है। इट मीन्स ये होता है कि आपने जितना पढ़ा है आप कितना उसको प्रैक्टिकली सोच सकते हो। क्लियर है, ठीक है, आपने ज्ञान ले लिया है बट उसका कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तो वो आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। फिर आधुनिक शिक्षा के विकास में देखिए, इसको लिखना है हमें 3 पेज में, है ना, मैं मध्यम राइटिंग के हिसाब से बता रही हूँ, मीडियम जिसकी राइटिंग है 3 पेज से ज़्यादा ओवर नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा के विकास में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की आवश्यकता। 1 मिनट है ना, ओके सॉरी, सो वेयर आर वी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की आवश्यकता विद्यालय शिक्षक को क्यों है, ठीक है। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, देखो उन्मुखीकरण समझ ही नहीं आएगा, बट जैसे ओरिएंटेशन आ गया तो हमको समझ में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश के भी वर्ड्स को देख लेना है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2022 का, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया है कि प्रश्न 1 पेज में लिखना है। अब देखो ये आ गया उद्देश्य। अब आपको स्पष्ट लिखा है 5 उद्देश्यों को उदाहरण समझाइए, तो 5 पॉइंट लिख दो ना, ख़त्म करो, और उदाहरण उसके साथ में लिख दो। उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं ना कि शिक्षा ये होती है, शिक्षा की परिभाषा लिखो, फिर शिक्षा की मतलब अर्थ लिखो, फिर लोगों ने ये शिक्षा की परिभाषा दी है, कुछ भी नहीं लिखना है। आपसे पूछा है शिक्षा के किन्हीं 5 उद्देश्य, तो 5 उद्देश्य लिख दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक औपचारिकेतर। देखो ये घुमा दिया, निरौपचारिक को उसने क्या लिख दिया है, औपचारिकेतर अभिकरण।
ओके, सो आप थोड़ा सा यहाँ देख लियो, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका मैंने वीडियो बनाया है, लिंक पे दे दूँगी, आप देख लेना एक बार। ईजी है, मतलब बहुत सिंपली समझाया है। ठीक है, इसको भी एक पेज में लाइन खींचा। अब अंतर है तो अंतरों को मिलिए आपको लाइन खींच के कर लो, बीच में लाइन खींच लो और बना दो। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण क्यों आवश्यक है। ज़रूरी है भैया, सबको इतना तो नहीं छूट दे सकती कि जो चाहो कर लो, जो मन में आए। ठीक है, कि नहीं 5 बिंदु, किसी यहाँ भी बोल दिया 5 बिंदु, तो 5 बिंदु के आधार पर समझा दो। संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है, ऑब्वियस करेगी। हमारी शिक्षा जो है वो हमारी जो संस्कृति है उसी को आधार बना के उसका सिलेबस बनाया जाता है, ताकि हम हमारी संस्कृति के जो मूल्य है वो सीख पाएँ। ठीक है, तो हम समझा सकते हैं। ये भी बोल दिया उन्होंने स्पष्ट 5 बिंदु, पर जब वो बोल रहा है 5 बिंदु तो आपको पोथी नहीं लिखना है, आपको 5 पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, इतना दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट है वैदिक युग में शिक्षा के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त की जाती थी एवं शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, जो 20 वगैरह होती है उसमें कम दिया होता है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग बुक्स को पढ़ा करो। ठीक है, ज़्यादा बुक्स नहीं अपन को इकट्ठी करनी है, एक बुक को आप देख लो, है ना। फिर है सार्जेंट योजना, 1944 की सिफारिशें क्या थी। फिर ये क्या है, थोड़ा सा मिट गया है, राइट डिक्लेरेशन ऑफ वुड डिस्पैच ऑन द बेस ऑफ गिवन पॉइंट्स। ओके, तो ये वुड डिस्पैच तो है, ठीक है, उसके आधार पर तो वुड का घोषणा पत्र था, है ना। तो वुड का घोषणा पत्र का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना, उसको पढ़ना कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने क्या क्या सब्जेक्ट बताए थे, उसने क्या माध्यम बताया था, उन्होंने विश्वविद्यालय के आधार पर क्या मतलब बोलना चाहिए, विश्वविद्यालय के आधार पर उन्होंने क्या क्या बिंदु दिए थे। ठीक है, ये देखो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको ये कर ही लेना है। CBSE हो गया, NCERT हो गया, NCTE हो गया। ठीक है, ये जो मेन अपने बोर्ड्स हैं उनको करना ही है। प्लस अब है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दी गई, ये देखो आ गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि भैया आपने जो कोठारी आयोग पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उसके आधार पर भाई लिखा है कि पाठ्यक्रम कैसा दिया उन्होंने, कैसा सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। यही तो पॉइंट्स आपको जब भी आप जो कौन सी भी नीति पढ़ोगे ना, कोई सा भी आयोग पढ़ोगे तो यही बताएगा पहला पॉइंट तो, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या माध्यम होना चाहिए, है ना। तो इसको पढ़ना। फिर है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वृत्तिक नैतिकता, घुमा दिया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ लिया। फिर है माध्यमिक स्तर की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण व दोषों को लिखिए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली आ गई है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन था दिया भी हुआ है बुक में। ठीक है, फिर है NCERT, ये आ गई NCERT, NCTE भी आ गई। लो कुछ भी नहीं है इसमें, NCERT, NCTE, CBSE इनकी स्थापना याद कर लो, मुख्यालय याद कर लो, वर्तमान याद कर लोगे तो सामने वाला थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। और उनके फंक्शन क्या ही आएगा, इसके अलावा महत्व आ सकता है। महत्व डिपेंड करेगा आपने उसको कितना समझा है। ठीक है, रम्स आ गया, ये 2-3 तो आपको करना ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर में आता है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। ठीक है, अब उधर उठने इन दोनों को तो उठाएगा, एक तो संस्कृति दूसरा समाज, दोनों में से क्वेश्चन आना 100% है। या तो वो शॉर्ट में देगा या तो लॉन्ग में दे देगा, दोनों को इधर उधर दे देगा। ठीक है, अब है बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। ये थोड़ा सा आपने अगर बौद्ध शिक्षा को डीपली नहीं पढ़ा है तो इसे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संतुतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अभी देखो 1986 जो है सिलेबस जो है आपका मेन सिलेबस, उसमें देखिए 1900 मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 नहीं आई है। राइट, तो इतना भी आपको उसको डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय शिक्षा की दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि हम उसको हटा ही देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा जो है पेपर हो गया है। सो इसमें अगर कुछ डाउट हो या किसी का वीडियो बनाना हो या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।